Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rahman Riyaz, Subject Specialist Physics. Welcome to DPS and Inter-College online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है गैल्वानोमीटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 से है। गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट आर एबल टू डिस्क्राइब गैल्वानोमीटर एंड इट्स वर्किंग, describe lamp and scale arrangement of galvanometer, describe pivoted type galvanometer, describe sensitivity of galvanometer and describe deadbeat galvanometer. Previous knowledge: आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे आज के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम जस्ट इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जो कि F इज इक्वल टू ILB। यहाँ पर F रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को, I रिप्रेजेंट कर रहा है करंट थ्रू द वायर, जबकि L रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द वायर और B रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड पाम रूल को हम अपने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसमें मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जबकि थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो पाम है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। इसी राइट हैंड रूल की बेस के ऊपर टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सप्लेन करेंगे। टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर A, B, C और D रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप को, जबकि नॉर्थ से साउथ हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इस रेक्टेंगुलर लूप में अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड करंट की डायरेक्शन है। इसमें A से B के दरमियान जो है ये विड्थ ऑफ द लूप है, जबकि C से B के दरमियान जो है ये लेंथ ऑफ द लूप है। जब हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड रूल को अप्लाई करते वक्त ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये थंब को इंडिकेट करेगा। हम अगर इसकी डायरेक्शन में थंब को रिप्रेजेंट कर दें और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हम मिडिल फिंगर को रिप्रेजेंट करें तो पाम जो होगा वो इन टू द पेज होगा। इन टू द पेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड या कोई ऐसी वैल्यू जो इन टू द पेज है तो उसको हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो इन टू द पेज है, उसको क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर देखें तो करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ। मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में होगी, थंब इस डायरेक्शन में होगा, जो पाम की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स इनटू द पेज है, यहाँ पर फोर्स आउट ऑफ द पेज है। तो अगर हम कपल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो दो एंड पॉइंट्स के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, इन दो एंड पॉइंट्स के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है। तो उसकी बेस के ऊपर हम टॉर्क को लिख सकते हैं कि टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है। तो यहाँ ये हमें टॉर्क इज इक्वल टू NILBA से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉर्क को। अगर हम सिंगल लूप को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर N को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कॉइल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अपने इसी लूप के साथ कंसिडरेशन के इसी लूप के साथ हम फर्दर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सिंगल एक लूप नहीं है बल्कि नंबर ऑफ लूप्स हैं। जब नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो हमारे पास कॉइल बनेगी, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर कैपिटल N को रिप्रेजेंट किया है जो नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू NILBA।
यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है कि L या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप है, इसी तरह से जो विड्थ है रेक्टेंगुलर लूप की उसको हम स्मॉल a से कैपिटल A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L, तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ द प्लेन या एरिया ऑफ द लूप, तो जिसको हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है। तो एल ए इज इक्वल टू कैपिटल A। तो हम एल ए की जगह पर कैपिटल A को जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला है वो NIB कैपिटल A कॉज ऑफ अल्फा। Galvanometer is an electrical device which is used to detect passage of current through a circuit। कि गैल्वानोमीटर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए, बहुत स्मॉल मिकदार के करंट को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ही करंट गैल्वानोमीटर से पास होता है तो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो मूवमेंट शो करता है। जैसे ही करंट आप स्टॉप करेंगे तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर अपनी पहले वाली इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसका मतलब है जब सर्किट में करंट होगा तो पॉइंटर मूव करेगा, जब सर्किट में करंट नहीं होगा तो पॉइंटर मूव नहीं करेगा। जैसे कि हम अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पॉइंटर है, जब इसमें से इस कॉइल में से करंट पास करता है तो उस वक्त ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर मूव करता है। जैसे ही करंट को हम स्टॉप करते हैं तो स्केल दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन, जीरो पोजीशन पर वापस आ जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर, टॉर्क एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को पुट करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। उस टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ इज इक्वल टू NIBA कॉज ऑफ अल्फा। ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है गैल्वानोमीटर का। गैल्वानोमीटर इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन, galvanometer consists of a U-shaped magnet with concave shaped north and south pole। जैसा कि हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास U-shaped मैग्नेट है और इसके यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है, और इस नॉर्थ और साउथ पोल की भी जो शेप है वो कनकेव है। जैसा कि इस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस शेप को हम कनकेव शेप कह रहे हैं, कि ये हमारे पास कनकेव शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। A rectangular coil made up of enameled copper wire suspended between pole of U-shaped magnet, कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने यहाँ पर C से रिप्रेजेंट किया है। C हमारे पास कॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है। कॉइल जो है, कॉइल के अंदर जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉपर की, और उस कॉपर वायर के ऊपर हमने एक लेयर यूज की हुई है ताकि करंट जो है वो एक वायर से दूसरी वायर में क्रॉस ना करे, ताकि करंट जो है वो एक वायर से दूसरी वायर में क्रॉस ना करे। इनेमल्ड वायर, इनेमल्ड कॉपर वायर का पर्पस यही होता है कि करंट एक वायर से दूसरी वायर में क्रॉस ना करे, बल्कि वो अपने एक पाथ के ऊपर मूव करे। इस कॉइल को हमने मैग्नेट के दरमियान में रखा हुआ है। अ नॉन यूनिफॉर्म फ्रेम ओवर विच द वायर इज बाउंडेड, कि यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर जिस लूप के ऊपर लपेटी गई हैं वो लूप हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है। अ सस्पेंशन वायर एफ एक्ट एज वन करंट लीड, कि ये वाली जो वायर है ये फर्स्ट करंट लीड के तौर पर एक्ट कर रही है, जबकि ये जो स्पाइरल ई है इसके साथ ये पॉइंट जो है ये सेकंड करंट लीड के तौर पर एक्ट कर रहा है। An iron cylinder D placed inside the coil to concentrate the field through it, कि ये जो D है ये आयरन सिलेंडर है। इस आयरन सिलेंडर को इस्तेमाल करने का पर्पस यहाँ पर ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, क्योंकि आयरन जो है एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द अप्लाई कर रहे हैं तो वो इसकी स्ट्रेंथ को और इनहांस करता है। वर्किंग, when the current pass through the coil, a couple act on the coil and the coil tend to rotate. Such couple is known as deflecting couple। जैसे कि हम अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है, ये इसकी सेकंड लीड है, ये इसकी फर्स्ट लीड है। जैसे ही करंट इस कॉइल में से पास करेगा, इसकी सराउंडिंग में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो जैसे इस कॉइल में से करंट पास करेगा तो ये कॉइल की रोटेट करना स्टार्ट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग कपल कहेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास वायर है, इस वायर में से जब करंट पास कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में कॉइल जो है रोटेट कर रही है। जब कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉइंटर की इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, जबकि जब वो वापस आता है तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वापस आता है। उसको हम फर्दर अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डिस्कस कर लेते हैं कि अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम if n is the number of turns of coil and a is area, then the torque due to deflecting couple is given by torque is equal to NIBA cos of alpha. The pole piece of the magnet are made concave to make the field radial. The plane of the coil is always parallel to field, so alpha is equal to 0. कि ये जो मैग्नेट है इसको इस कनकेव शेप में बनाने का मकसद क्या है कि ये हमें जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो फील्ड की रेडियल होगी। अब इस फील्ड के रेडियल होने की वजह से ये लाइंस जो हैं एरिया ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस एरिया ऑफ प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो जिसकी बेस पे हमने क्या लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA कॉस ऑफ 0 डिग्री। हमें मालूम है कि कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो टॉर्क इक्वल बन जाएगा NIBA। रिस्टोरिंग टॉर्क, as the coil turn under the action of deflecting torque, the suspension wire is twist, which gives restoring torsional couple, which tend to untwist the suspension wire and restore the original position, the couple known as restoring couple. जैसे हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होगा तो उस टॉर्क को वापस लाने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो वायर है जिसको हमने F और E से रिप्रेजेंट किया था, उस वायर के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा। वो ट्विस्ट जब अपनी दोबारा पहले वाली पोजीशन में आने की कोशिश करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो अनट्विस्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो अनट्विस्ट होगा तो इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, या जिसे हम रिस्टोरिंग टॉर्शनल कपल कह रहे हैं। The torque due to restoring couple is proportional to the angle of deflection theta as long as the suspension wire obeys Hooke's law. जैसे कि हम अपने इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जैसे ही वो ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो ये अपनी इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन के ऊपर वो लाइन आ गई है, तो ये दोबारा पहले वाली पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगी। यहाँ जो एंगल बना है उसे हमने एंगल थीटा कहा है। अब जितना रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग कपल ज्यादा होगा उतना ही एंगल थीटा भी ज्यादा होगा। जितना रिस्टोरिंग कपल स्मॉल होगा उतना एंगल थीटा भी स्मॉल होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, where C is the constant of proportionality called twisting or torsional constant and it is depend upon the nature of the suspension of wire. यहाँ पर हम torsional constant को डिफाइन करते हैं। torsional constant is defined as couple for unit twist. Restoring torque, when deflecting couple balance the restoring couple then the coil will come to rest so in equilibrium। कि जब डिफ्लेक्टिंग कपल रिस्टोरिंग कपल के इक्वल होगा, कॉइल जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी या एट रेस्ट होगी, जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। NIBA इज इक्वल टू C थीटा, I इज इक्वल टू C थीटा डिवाइडेड बाय NBA। यहाँ पर C जो है वो टॉर्शनल कांस्टेंट है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप भी कांस्टेंट है। तो जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी टर्म्स, ये पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कि जितना कॉइल में करंट ज्यादा होगा उतना ही ट्विस्ट ज्यादा पैदा होगा, उतना ही एंगल ज्यादा मूव होगा। जितना ही करंट कम पास करेंगे तो उतना ही एंगल भी स्मॉल होगा।
ज्यादा एंगल अगर मूव करता है गैल्वानोमीटर की कॉइल, अगर ज्यादा एंगल मूव कर रही है तो इसका मतलब है करंट की मिकदार ज्यादा। अगर गैल्वानोमीटर की कॉइल स्मॉल एंगल मूव कर रही है तो इसका मतलब है करंट की मिकदार स्मॉल है। सो द करंट पासिंग थ्रू कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। Measurement of angle of deflection. There are two methods to determine the angle of deflection of coil. One is called the lamp and scale arrangement and second is the pivoted type galvanometer. सबसे पहले हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट की ये डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉइल है। जब इस कॉइल में से करंट पास करेगी तो ये कॉइल रोटेट करेगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, जिस डिफ्लेक्शन की वजह से ये मिरर क्या करता है, रोटेट करता है। यहाँ पर हमारे पास एक लैंप है, इस लैंप से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को फॉल कर रहे हैं ऑन मिरर। जैसे ही मिरर डिफ्लेक्ट करता है कॉइल की रोटेशन की वजह से, तो ये जो रिफ्लेक्शन पहले इस पोजीशन पर बन रही है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर मिरर उस साइड पर मूव करता है तो ये वाली जो इस स्केल के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही थी रिफ्लेक्शन की वजह से, वो भी उस साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर मिरर इस साइड पर मूव करता है तो ये जो लाइन है लाइट की वो स्केल के ऊपर इस साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी को अब हम डिस्क्राइब करते हैं। In a sensitive galvanometer, the angle of deflection is observed by means of small mirror attached to the coil along with a lamp as shown in figure। कि जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक स्मॉल मिरर को अटैच किया हुआ है जो कि कॉइल के साथ मूव करता है। A beam of light from the lamp fall on mirror, कि हम लाइट की बीम को मिरर के ऊपर फॉल करते हैं, मिरर ऑफ गैल्वानोमीटर के ऊपर फॉल करते हैं। आफ्टर डिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट प्रोड्यूस अ स्पॉट ऑन द ट्रांसपेरेंट स्केल प्लेस्ड ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द गैल्वानोमीटर। कि ये जो स्केल है इसका इस गैल्वानोमीटर से जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इस स्केल के ऊपर हमारे पास जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो मूव करती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट की मिकदार ज्यादा है या कम है। When the coil rotate, the mirror attached to the coil is also rotate and spot of light move along the scale। कि जैसे ही coil रोटेट करेगी उसके साथ साथ मिरर भी रोटेट करेगा। उस मिरर के रोटेट करने की वजह से जो स्पॉट ऑफ लाइट स्केल के ऊपर रोटेट करेगा। The displacement of spot of light on the scale is proportional to angle of deflection provided by the angle of deflection is small। कि इस स्केल के ऊपर लाइट स्पॉट का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के ऊपर। और एक चीज और हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा उसे स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। हो तो ज्यादा लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के ऊपर जो लाइट का स्पॉट है वो स्केल से बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज स्मॉल। पाइवटेड टाइप गैल्वानोमीटर, ये पाइवटेड टाइप गैल्वानोमीटर की डायग्राम है जिसके अंदर हमने वहां पर यूज किया था मिरर को। यहां पर हम मिरर को नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि यहां पर हमारे पास 2 हेयर स्प्रिंग हैं जो कि करंट लीड के तौर पर काम कर रहे हैं। वहां पर 2 सस्पेंशन वायर थी, एक को हमने एफ का नाम दिया था और एक को हमने ई का नाम दिया था, जो कि ट्विस्टिंग वायर के तौर पर एक्ट कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास हेयर स्प्रिंग है, करंट लीड्स का काम कर रही हैं। दिस टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर इज पाइवटेड बिटवीन 2 जेवल बेरिंग। द रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय 2 हेयर स्प्रिंग विच आल्सो एक्ट एज करंट लीड। कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टार्क है वो भी इन हेयर स्प्रिंग की मदद से होता है और इन हेयर स्प्रिंग्स को करंट लीड्स भी कहते हैं। अब जितना ज्यादा रिस्टोरिंग टार्क होगा मींस को उतना ज्यादा करंट पास कर रहा है, जितना कम रिस्टोरिंग टार्क होगा उतना ही कम करंट पास कर रहा होगा। इन हेयर स्प्रिंग के साथ देखा जाए तो ये पॉइंटर अटैच है। अगर हेयर स्प्रिंग ज्यादा रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है करंट ज्यादा पास करेगा, ये जो पॉइंटर है ये स्केल के ऊपर ज्यादा मूव करेगा। और अगर करंट स्मॉल होगा कि इस पॉइंटर की जो मूवमेंट है स्केल के ऊपर वो भी स्मॉल होगी। द एल्यूमिनियम पॉइंटर इज अटैच टू द कॉइल विच मूव ओवर ए स्केल एज शोन इन फिगर। कि ये एल्यूमिनियम पॉइंटर है जो कि स्केल के ऊपर मूव करेगा। सच गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर। इस तरह के गैल्वानोमीटर को हम वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। और इसी गैल्वानोमीटर को हम नॉर्मली यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। स्कूल या कॉलेजेस में जो लेबोरेटरीज हैं
उनमें हम इसी पाइवेटेड टाइप गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, current sensitivity of galvanometer as current in microampere required to produce 1 millimeter deflection on scale placed 1 meter away from a mirror of galvanometer। कि 1 माइक्रोएम्पेयर करंट पास करता है तो उस पर वो 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है उस स्केल के ऊपर जो गैल्वानोमीटर से 1 मीटर फासले पर पड़ा है। यहाँ हम सेंसिटिविटी की एक और डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट को भी सेंसिटिविटी कहते हैं। इसी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय आई। थीटा जो है वो एंगुलर ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इक्वल है बी एन ए ओवर सी। पिछले ही टॉपिक में हम आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पर हमने एक फैक्टर को कांस्टेंट कहा था। यहाँ पर देखा जाए तो हमने उसी फैक्टर को लिखा हुआ है बी ए एन ओवर सी। अब इसका मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन 4 फैक्टर्स पर उसकी डिपेंडेंस कैसे है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर हम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को एक खास लिमिट से भी ज्यादा बढ़ाएंगे जो कॉइल होगी वो हैवी हो जाएगी, इसलिए हम एक सर्टेन लिमिट तक नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं। बट इफ इट इज इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट देन द कॉइल बिकम हैवी। हम एक खास लिमिट से ज्यादा जब नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो हमारी कॉइल हैवी हो जाती है। बाय इंक्रीजिंग द एरिया बट इट कैन मेक द कॉइल बल्की एंड अनमैनेजेबल, कि अगर हम एरिया ऑफ द कॉइल को बढ़ा देते हैं तो एरिया ऑफ द कॉइल को बड़ा करने से ये हो सकता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का साइज बड़ा हो जाए, या हमारे पास जो कॉइल है वो ऐसी हो जो अनमैनेजेबल हो, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिट ना आ सकती हो। तो इसलिए हम एरिया ऑफ कॉइल को भी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। By decreasing C, a suspension wire should have large length and small radius। कि अगर हम C की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो उस वायर की लेंथ को बढ़ा देना चाहिए और उसके रेडियस को स्मॉल करना चाहिए। जितने वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो भी C की वैल्यू स्मॉल, वायर का रेडियस स्मॉल कर देंगे तो भी C की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। By increasing the magnetic flux density, place the soft iron cylinder inside the coil। This change is most effective to increase the sensitivity। बाकी तमाम फैक्टर्स में हमने देखा है कि अगर हम उसको एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड करते हैं सेंसिटिविटी जो है बजाय बेहतर होने के खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो 4th वाली टर्म है बी वाली, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कॉइल के अंदर एक आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे क्या है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बढ़ जाए, जिससे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर की इंक्रीज करेगी। डेड बीट गैल्वानोमीटर, अ सेंसिटिव कॉइल नॉट स्टेबल, कि हमारी कॉइल जितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी वो उतनी ही अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि जब हम उसमें से करंट पास कर रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, जैसे ही हम उसमें से करंट स्टॉप करते हैं तब वो वापस आके भी ओसिलेट करना स्टार्ट कर देती है, अपनी पोजीशन पर फौरन वापस आके स्टॉप नहीं होती। या इस तरह से जैसे हमने उसमें से करंट पास किया है तो जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रही है तो उस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी वो पॉइंटर क्या करेगा, ओसिलेट करता रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह की जो गैल्वानोमीटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोर सेंसिटिव कॉइल होगी उसकी, तो वो नॉट स्टेबल होगा। जब वो गैल्वानोमीटर स्टेबल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं। इट्स कॉइल ओसिलेट मैनी टाइम्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑल्दो द करंट थ्रू द कॉइल is stopped, but in some galvanometer the coil come to rest very soon as the current stop it flow through it। के कुछ गैल्वानोमीटर ऐसे भी हैं जिनमें से जैसे ही हम करंट को स्टॉप करते हैं तो उसकी जो कॉइल है वो फौरन रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो इस तरह के गैल्वानोमीटर को हम डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं। तो डेड बीट गैल्वानोमीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ गैल्वानोमीटर इन विच कॉइल कम टू रेस्ट क्विकली आफ्टर पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड स्टेबल और डेड बीट गैल्वानोमीटर। जैसे ही हम उसमें से करंट की मिकदार को स्टॉप करते हैं या करंट की मिकदार को पास करते हैं तो पास होने के फ़ौरन बाद ही वो क्या करता है, अपनी स्टेबल पोजीशन में वापस आ जाता है। इस तरह के गैल्वानोमीटर को डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं। हाउ टू मेक गैल्वानोमीटर डेड बीट,
When current passes through the coil, it starts rotating about central axis. The flux through the frame of coil change, so an EMF and hence a current is induced in the frame, which oppose it cause. In this way, the oscillation are damped. कि हम उस रोटेटिंग कॉइल की ओसिलेशन को डैम्प बनाते हैं ताकि वो जैसे ही करंट के पैसेज को स्टॉप किया जाए तो वो फ़ौरन अपनी पहले वाली पोजीशन पर आके रुक जाए, ओसिलेट ना करे उस पोजीशन के ऊपर। अब उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ गैल्वानोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर को हम यूज़ करते हैं करंट के डिटेक्शन के लिए। इट आल्सो डिटरमाइन द नल पॉइंट ऑफ द सर्किट। द नल पॉइंट मीन्स द सिचुएशन इन विच नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। It used to determine the direction of current. After some modification of galvanometer change into ammeter, it is used to measure the. After some modification, galvanometer change into voltmeter. The voltage between any 2 points of the circuit is also determined through it. Summary of the lecture. लेक्चर के स्टार्ट में हमने सबसे पहले गैल्वानोमीटर को डिफ़ाइन किया था कि गैल्वानोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जो क्या करती है, करंट को डिटेक्ट करती है। उसके बाद उसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिफ़ाइन किया था। वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है, टॉर्क एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉ इज इक्वल टू NIB ए कॉज ऑफ अल्फा। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया था रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग कपल को। तो रिस्टोरिंग कपल क्या है कि जैसे ही आप करंट पास करते हैं कॉइल में से तो कॉइल के अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के रिएक्शन के तौर पर एक टॉर्क रिस्टोर हो जाता है वायर के अंदर, ट्विस्टेड वायर के अंदर। तो जब वो वायर अनट्विस्ट होती है तो वो वायर अनट्विस्ट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है। उस वायर के अनट्विस्ट होने को हम रिस्टोरिंग कपल कह रहे हैं। When deflecting couple balance the restoring couple, then the coil will come to rest. So in equilibrium, deflecting torque is equal to restoring torque. I is directly proportional to theta. There are two methods to determine the angle of deflection of coil: pivoted lamp and scale arrangement, pivoted type galvanometer। एंगुलर सेंसिटिविटी को हमने डिफाइन किया था। द एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा ओवर आई, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है सेंसिटिविटी का, जो कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, B, A, N और C के ऊपर डिपेंड करती है। B की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, A की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन एक खास लिमिट से ज़्यादा हम अगर A की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी के ऊपर इफेक्ट होगा। सेंसिटिविटी बजाय बढ़ने के ए की वैल्यू हम एक स्पेसिफिक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है उसको भी हम स्पेसिफिक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो कॉइल होगी वो हैवी हो जाएगी। इसी तरह से जो सी है ये हमारे पास कांस्टेंट है जिसको कि लेंथ और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है कि सी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होगी, लार्ज होगी। A galvanometer in which the coil come to rest quickly after passage of current through it is called deadbeat or stable galvanometer. Assignment: What is galvanometer and write its working principle। कि galvanometer को डिफाइन करना है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी लिखना है। Defined current sensitivity of galvanometer. Defined current sensitivity of galvanometer. How does it depends upon different factors described by mathematical formula. Explain what is meant by stable or deadbeat galvanometer. Describe a method which are used for observing angle of deflection of the coil. Which type of galvanometer is used in school and college laboratories? I hope students understand today's lecture. Thank you.